हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। और आज इस सेशन में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जेंडर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम लोगों ने इसका एक ब्रीफ रिव्यू देखा था और वो काफ़ी एक्सटेंड तक, काफ़ी हद तक हमारे लिए सफिशिएंट है। लेकिन जब हम नाउन के टॉपिक में इसको देखते हैं तो इसको हम एक वाइड एंगल में देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप इस पूरे वीडियो को डिस्कस कर देखिए और इसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके लिए क्या एसेंशियल था और क्या एसेंशियल नहीं था। ठीक है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, नाउन में हमारे पास 4 जेंडर्स होते हैं, नेमली मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है और न्यूटर है। अब मैस्कुलिन जेंडर जो होता है किसी भी स्पीशीज के मेल मेंबर को दिखाता है और फेमिनिन जो होगा वो फीमेल को दिखाएगा। अगर हम कॉमन जेंडर की बात करें तो अब हम इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि बकरी में और शेर में और मछली में हम देखेंगे, ये ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग। कॉमन जेंडर ह्यूमंस के लिए ही यूज किया जाता है। और जैसे कि आप या तो ये मेल होगा या ये फीमेल होगा। अगर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट तो स्टूडेंट कुड बी ईदर अ गर्ल और अ बॉय। अगर मैं बोलता हूँ स्पाउस तो स्पाउस मीन्स व्हाट, ईदर हस्बैंड और वाइफ। अगर मैं कहता हूँ सिबलिंग, सिबलिंग तो या तो भाई या बहन, भाई या बहन। अगर मैं बोलता हूं आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, तो आपको क्लियर हो गया मेरे पास 3 मैस्कुलिन जेंडर के लोग हैं और 2 जो है फेमिनिन जेंडर। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई हैव 5 सिबलिंग्स तो इसमें कोई भी नंबर हो सकता है भाइयों का और कोई भी नंबर हो सकता है बहनों का। ठीक है। तो स्पाउस एक कॉमन जेंडर है। सिबलिंग ब्रदर और सिस्टर के लिए आता है। टीचर है, डॉक्टर है, जज है, क्रिकेटर है, ये सब जो आएंगे कॉमन जेंडर के लिए आएंगे। ठीक है। अब न्यूटर जेंडर की जहां तक बात होती है, सिबलिंग वर्ड को लिख लीजिएगा आप। ये न्यूटर जेंडर ना तो मेल होगा ना फीमेल होगा। और जैसे कि वाटर है, बुक है, पेन है, ट्री है, नाइफ है, टेबल है, एनीथिंग दैट डज नॉट कंटेन लाइफ। तो एक सुपरफिशियल पर्सपेक्टिव जो है वो यही है, ऊपरी तौर पे आप पढ़ सकते हैं इसको। और जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात किया है, नेमली प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। और यही एक्सरसाइज मैंने आपके साथ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में भी करी थी, जो मैं अब करने जा रहा हूं कि प्रॉपर नाउन में हमें ये जो है जेंडर्स ढूंढने हैं। अब वो जेंडर्स कौन है? मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन में मैंने लिखा रवि, रवि लिखा तो रवि मैस्कुलिन जेंडर है। मैंने लिखा रुचि तो रुचि जो है फेमिनिन जेंडर है। मैंने लिखा आगरा, दिल्ली, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ये सब क्या हो गए? न्यूट्रल जेंडर हो गए। तो एज सच हिंदी नेम्स में जो है प्रॉपर नाउन में कॉमन जेंडर हमें नहीं मिल पाता। लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जैसे नीरज है, कृष्णा है, ये लड़कों के भी नाम देखे हैं मैंने, लड़कियों के भी नाम देखे हैं। लेकिन अगर हम क्रिश्चियंस नेम पे आएंगे तो क्रिस्टोफर जो है, लेट्स से टॉमस, टॉमस जो होगा वो एक मैस्कुलिन नेम है। जेनिफर जो होगा एक फेमिनिन नेम है। तो पंजाबी नामों में आ जाइए या हिंदी नामों, पंजाबियों में तो बहुत है, हरविंदर, गुरविंदर, सुखविंदर, ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, कॉमन जेंडर मिल जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर हमें कॉमन जेंडर नहीं मिलता। देन वी कम टू कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ये रहा, कॉमन नाउन में आते हैं हम लोग। कॉमन में मैस्कुलिन में बॉय, फेमिनिन में गर्ल, कॉमन में टीचर आ जाएगा और न्यूटर में सिटी है, ट्रेन है, रिवर है। इन सब के जेंडर जो होंगे वो न्यूटर होंगे। और हमारे पास अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसमें हमारा जो जेंडर होता है वो न्यूटर होता है। और मटेरियल नाउन में भी जो जेंडर होता है हमारा न्यूटर होता है। और कलेक्टिव नाउन का जेंडर भी जो होता है वो न्यूटर होता है। तो इसके लिए मैंने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको काफी समझा रखा है। अब जो एक कंफ्यूजन वाला पार्ट आता है वो ये आता है कि सर जैसे देखिएगा बॉयज, मैंने लिखा वर्ड बॉयज। आप कहेंगे सर बॉयज तो मैस्कुलिन जेंडर के हैं और ये कलेक्टिव नाउन है। तो पहले तो इन चीजों को क्लियर कर लीजिएगा, बॉयज एक कलेक्टिव नाउन नहीं है, बॉय कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं? हम ये चेक कर सकते हैं, इसके सिंगुलर नंबर में जाएंगे और सिंगुलर नंबर जब हमने लिखा बॉय तो ये ग्रुप को डिनोट नहीं करता, ये ग्रुप को दर्शाता नहीं है। जबकि हम टीम्स की बात करते हैं, लेट्स से टीम्स,
और इसका हमने सिंगुलर नंबर निकाला टीम। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में भी ग्रुप को ही दिखाते हैं। तो टीम के अंदर जो होते हैं वो प्लेयर्स होते हैं। प्लेयर्स का जेंडर क्या होगा? कॉमन जेंडर होगा। तो हम प्लेयर्स का जेंडर नहीं पूछ रहे हैं, हम जेंडर पूछ रहे हैं टीम का। तो जैसे फैमिली है, फैमिली वर्ड में कोई लाइफ नहीं है। फैमिली में फादर है मैस्कुलिन है, मदर फेमिनिन है, ब्रदर मैस्कुलिन है, सिस्टर जो है फेमिनिन है, ठीक है। लेकिन जो वर्ड फैमिली है इसमें एज सच कोई लाइफ नहीं है। तो कलेक्टिव नाउन भी जो होगा वो न्यूट्रल जेंडर का होगा। कॉमन नाउन में आएंगे, बॉय को लिख लेते हैं, बॉय हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, गर्ल जो है हमारा फेमिनिन जेंडर है। कॉमन में लेट्स से टीचर ही लिख लेते हैं, और न्यूटर में सिटी, रिवर, ट्रेन, इनको हम न्यूट्रल जेंडर में ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस पे लौटे ये वाला कॉमन जेंडर में, आप कॉमन, ये जो रेड में आपको दिखाई पड़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नाउन है, और जो ब्लू में दिखाई पड़ रहे हैं ये जेंडर है। तो हमारी जो ये एक्सरसाइज थी इसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ नाउन में इन डिफरेंट जेंडर्स को आइडेंटिफाई किया। तो ओवरऑल समरी जो निकल के आती है वो निकल के आती है, न्यूट्रल जेंडर इंक्लूड्स मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन्स, इंसेक्ट्स एंड लोअर क्रिएचर्स। लोअर क्रिएचर मतलब बहुत ही छोटे जीव जंतु जिसका जेंडर जानना ह्यूमन बींग्स के लिए नेसेसरी नहीं है। मक्खी हो गया, छिपकली हो गया, चूहा हो गया, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको हम न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं। तो वहाँ पे तो मैंने काफ़ी आपको ह्यूमर के साथ आपको पढ़ाया ये, लेकिन अब जब हम नाउन के टॉपिक में हैं तो ये सीरियस इशू होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, और आगे जो हमारा पार्ट आता है वो ये है, प्रोनाउंस में चलते हैं। फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर जेंडर न्यूट्रल। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? अगर फर्स्ट पर्सन में हम आई कहते हैं या वी कहते हैं, और सेकंड पर्सन में जब हम यू में आते हैं, ये वाला पार्ट, तो आई जो है किसी एक बॉय भी बोल सकता है आई, एंड आई एम अ टीचर, एक बॉय बोल सकता है, और एट द वेरी सेम टाइम एक वुमेन भी बोल सकती है आई एम अ टीचर। वी आर क्रिकेटर्स, ये बॉयज भी बोल सकते हैं और गर्ल्स भी बोल सकते हैं। यू आर अ टीचर, अब ये जो यू जो है मुझे नहीं मालूम है कि ये एक मेल है या एक फीमेल है, मैस्कुलिन जेंडर का है या फेमिनिन जेंडर का है। तो ये जेंडर न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे जो बात की है न्यूट्रल जेंडर की बात की है, और जब हम बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल, इसका मतलब ये है कि हम इन प्रोनाउन से किसी प्रोनाउन से हम लोग जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इट डिपेंड्स कि एक्चुअली व्हाट द जेंडर ऑफ द स्पीकर इज। अगर एक लेडी बोलती है आई एम अ टीचर, तो आई यहाँ पे फेमिनिन जेंडर के लिए आ गया। अगर एक मेल बोलता है तो वो मैस्कुलिन जेंडर के लिए आ जाएगा। तो जब हम बात ये करते हैं जेंडर न्यूट्रल, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो फिर जेंडर की प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? वो फिर थर्ड पर्सन में आएगी। पर्सनल प्रोनाउंस आर डिफरेंट फॉर जेंडर व्हेन दे आर इन द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर। थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर का मतलब क्या है आप देख लीजिएगा। अगर फेमिनिन जेंडर का है तो शी आ सकता है हर, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पोजेसिव केस, और ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया आपका, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। मैस्कुलिन जेंडर के लिए ये आएगा, और न्यूट्रल जेंडर के लिए सब्जेक्टिव केस में इट, ऑब्जेक्टिव केस में इट, पोजेसिव केस में इट, और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक केस में इटसेल्फ लगाएंगे हम लोग। नाउ अगर ये लेट्स से बॉयज है, चाहे बॉयज हो, ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने बात की है व्हेन दे आर इन द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर प्रोनाउन की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्लूरल में आ गया तो बॉयज के लिए हम सब्जेक्टिव केस लेके चलते हैं, क्या आएगा? दे आएगा। गर्ल्स के लिए भी क्या आएगा? दे ही आएगा सब्जेक्टिव केस में। बुक्स के लिए भी क्या आएगा? दे आएगा। तो एक्चुअली दे भी जो है जेंडर न्यूट्रल ही होता है। दे बॉयज के लिए भी आ सकता है, गर्ल्स के लिए भी आ सकता है, बुक्स के लिए भी आ सकता है, टीचर्स के लिए भी आ सकता है, ट्रेन्स के लिए भी आ सकता है, प्लेन्स के लिए भी आ सकता है। तो दे से एज सच हमें जेंडर का पता नहीं लगता। और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हमने जिस चीज को देखा था, प्रोनाउन शुड एग्री विद द एंटीसीडेंट इन नंबर, पर्सन एंड जेंडर, एंड जेंडर इज नॉट कंसीडर्ड इन केस ऑफ प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के केस में हम जेंडर को ध्यान नहीं देते। उसका रीजन क्या है?
बॉयज के लिए सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूं मैं भी, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो देम आ जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन आएगा तो देयर्स आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो देयर आएगा, अगर हम रिफ्लेक्सिव में जाएंगे तो देमसेल्व्स आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो जहां से जेंडर का पता लगता है वो शी रहा, ही रहा और इट रहा। ठीक है, तो ये प्रोनाउन के पर्सपेक्टिव से हमने इसको देखा। विल प्रोसीड, और प्रोसीड करने में बीच में एक अचानक से नई चीज आएगी और वो है पर्सोनिफिकेशन। आपने अपने 12th में पढ़ा होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, जिनको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, और इन अलंकारों में एक अलंकार है मानवीयकरण। तो व्हाट डू वी मीन बाय मानवीयकरण और पर्सोनिफिकेशन? यहाँ चेक करिएगा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थिंग और क्वालिटी एज ए पर्सन। तो सर ये पर्सोनिफिकेशन आप क्यों पढ़ा रहे हैं? वेट एंड वॉच, वेट करिए। ठीक है, और अब जो हम जेंडर पढ़ रहे हैं इसके बाद अब जेंडर में कुछ बचता नहीं है। जो मैं जेंडर आपको डिस्कस करा रहा हूं यहाँ पे, बहुत ज्यादा मैं इधर उधर की बातें कर नहीं रहा हूं, टू द पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण, जब हम किसी निर्जीव वस्तु को, निर्जीव चीज को मानवों जैसी क्वालिटी दे देते हैं, इंसानों जैसी क्वालिटी दे देते हैं। जैसे आपके पास आया लव इज ब्लाइंड। आप ध्यान दीजिएगा, प्यार अंधा होता है, ये आपने सुना होगा। एंड द सन किस द ओशन, सूरज ने सागर को चूमा। अब लव ब्लाइंड कौन होता है? हम ये तो नहीं कह सकते हमारा फैन ब्लाइंड है, हमारा पैनल ब्लाइंड है, हमारा एसी ब्लाइंड है, हमारा कंप्यूटर ब्लाइंड है। ब्लाइंड होना एक्चुअली एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो जब मैंने कहा लव इज ब्लाइंड, तो मैंने लव को एक ह्यूमन जैसी क्वालिटी दी है। तो इसका मतलब ये है मैंने लव को पर्सोनिफाई किया हुआ है। अब किस करना, एक माँ जो है बेटे को, एक बेटी जो है माँ को किस कर सकते हैं। ठीक है, और मूवीज में तो आप देखते ही रहते हैं। तो किस करना जो है एक्चुअली एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, द सन को क्या कर दिया है, हमने पर्सोनिफाई कर दिया है। किसी भी न्यूटर जेंडर जैसी दिखने वाली नाउन को जब हम ह्यूमन वाली क्वालिटी दे देते हैं तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन, हिंदी में मानवीयकरण। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसा ये रहा, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब साइलेंस सन्नाटा, चुप्पी, साइलेंस, ये एक न्यूट्रल जेंडर है साइलेंस। लेकिन बोलना, पंखा बोलता नहीं, टीवी बोलता। टीवी में जो कैरेक्टर होते हैं वो बोलते हैं, टीवी अगर ऑफ है तो बोलेगा नहीं। तो साइलेंस स्पीक्स, जब हम कहते हैं साइलेंस बात करता है, तो बात करना तो एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो हमने यहाँ पर साइलेंस को पर्सोनिफाई किया हुआ है। जो इसका वर्ब फॉर्म है वो है पर्सोनिफाई करना, मानवों जैसी क्वालिटी का, इंसानों जैसी क्वालिटी दे देना। तो सन्नाटा शब्दों से अधिक जोर से बोलता है। अब बोलने वाली क्वालिटी तो ह्यूमंस की है। देन वी कम टू अ लाई कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड। ये भी एक बहुत कॉमन सेइंग है, अ लाई कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल द ट्रुथ इज पुटिंग ऑन इट शूज। अब यहाँ पे देखिएगा, यात्रा करना, यात्रा करना झूठ। अब झूठ तो यात्रा नहीं कर सकता, यात्रा करना तो मतलब एक लिविंग क्रिएचर का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जबकि सच जो है जूते पहन रहा है, जूते पहनना जो है एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाई को पर्सोनिफाई किया और हमने द ट्रुथ को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया हुआ है। जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक एक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। इसका जो व्यवहारिक एग्जाम्पल है वो ये है कि एक सत्य की तुलना में झूठ जो है बहुत तेजी से फैलता है। झूठ पर सब विश्वास करते हैं और आजकल सोशल मीडिया भी है। तो जब तक सच की बात आती है तब अभी तैयारी हो रहा है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। और तब तक झूठ जो है बहुत तेजी से फैलता है और आजकल इसको जो है सोशल मीडिया काफी जल्दी स्प्रेड भी कर देता है। ठीक है, तो a lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes। ये पर्सोनिफाई किया हम लोगों ने ना। तो सर हमने पर्सोनिफाई क्यों पढ़ा जेंडर में आकर? लेट्स सी, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इनएनिमेट मतलब लाइफलेस, known for gracefulness, gentleness, beauty, tenderness or weakness are treated as of feminine gender when personified। when personified, जब हम कोई भी ऐसी इनएनिमेट क्वालिटी
इनएनिमेट क्वालिटी जो कि जानी जाती है ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस, मतलब स्त्रियों जैसे गुण जो आते हैं, तब हम इसे फेमिनिन जेंडर मानते हैं। जैसे लिबर्टी, मर्सी, पिटी, ट्रुथ, होप, नेचर। नेचर आप जानते हैं प्रकृति, प्रकृति, और मदर नेचर भी हम बोलते हैं। वर्च्यू, स्प्रिंग, द अर्थ, द मून, पीस, मॉडेस्टी, एटसेट्रा। यू नीड नॉट मेमोराइज ऑल दैट। आपको पहली बार जब आप सीख रहे हैं तो पहली बार आपको ये ब्रॉडर आइडिया आपको आना चाहिए कि हमने क्या सीखा। फिर फाइनल एस्पेक्ट्स को सीखने के लिए आपको इस टॉपिक को इस वीडियो को रिविजिट करना होगा, तब आपको समझ में आएगा। आप पहली बार सोच के बैठे कि हमने देख लिया, समझ में नहीं आया, तो ये कोई तरीका नहीं है सीखने का। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, लाइफलेस क्वालिटीज, जिनको हम जो जेंटलनेस, टेंडरनेस दिखाती हैं, कमजोरी दिखाती हैं, अगर हम इनको पर्सोनिफाई करें तो हम इन्हें फेमिनिन जेंडर का मानते हैं। इसका मतलब ये है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स नोन फॉर स्ट्रेंथ, करेज, वायलेंस, सुपीरियरिटी और ब्रिलियंस आर ट्रीटेड एज ऑफ मैस्कुलिन जेंडर व्हेन पर्सोनिफाइड। जब हम इनको पर्सोनिफाई कर देते हैं तो हम इन्हें मैस्कुलिन जेंडर का मानते हैं। जैसे आपके पास द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, वॉर, थंडर, एंगर। अब अगर कुछ गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं तो उनको लगेगा सर ये तो बहुत जेंडर बायस है। यस इट इज, यस इट इज। कमजोरी है, दुर्बलता है, सुंदरता है, इनको दिखाने वाले नाउन्स के लिए फेमिनिन जेंडर। साहस है और चमक, मतलब साहस है, हिंसा है, सुपीरियरिटी है, स्ट्रेंथ है, इनको दिखाने के लिए मैस्कुलिन जेंडर अगर पर्सोनिफाई किया जाए। तो जो मैंने जो चीज को लिखा हुआ है वो तब है जब हम पर्सोनिफाई करें इसको। तो इस इंफॉर्मेशन को आप अपना ग्रैब करिए और अब हम चलते हैं आगे। आपके पास कुछ सेंटेंसेज हैं जो आपको दिखाई पड़ेंगे और अभी आगे जाकर मैं आपको कुछ चीजों को सिखाऊंगा, उसमें एक शिप का पार्ट अभी और आएगा। ठीक है ना। द ग्रेट वेट ऑफ शिप प्रिवेंटेड हर। अब आपने सुना होगा, इसमें देख सकते हैं, हर फ्रॉम गेनिंग हर ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर शिप तो ना तो जेंटलनेस है ना वो है। अभी मैं आगे दिखा दूंगा, बता दूंगा कि शिप को जो है हम लोग फेमिनिन जेंडर में ट्रीट करते हैं। तो अब जब हम प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट में जाते हैं, अब प्रोनाउन शुड एग्री विद द एंटीसीडेंट। ये वर्ब के सब्जेक्ट के लिए आई है, इसको आइडेंटिफाई करना ग्रामेटिकली काफी इजी होता है, लेकिन ये प्रोनाउन किस एंटीसीडेंट के लिए आता है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी एस्पेक्ट है, थोड़ा कठिन है। तो अब कहोगे हर स्पीड किसकी होगी, शिप की होगी। शिप तो न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन शिप के लिए हम फेमिनिन जेंडर के नाउन को यूज करते हैं। अभी मैं ये आगे दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट पे आइएगा, नेचर टुक मी इन हर आर्म्स। प्रकृति ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। अब बाहों में लेना तो एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो हमने नेचर को क्या कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। और नेचर जब पर्सोनिफाई होती है तो फेमिनिन जेंडर की मानी जाती है, इसलिए हमने जो प्रोनाउन लगाया है वो फेमिनिन जेंडर का लगाया हुआ है। नेक्स्ट, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग। मृत्यु जो है अपना बर्फीला हाथ राजा पर रखती है। अब मृत्यु हाथ कैसे रख सकती है, हाथ रखना तो ह्यूमन क्वालिटी है, तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाई किया हुआ है। तो और जो हिज आया है वो डेथ के लिए आया हुआ है। नेक्स्ट, लिबर्टी इज व्हाट वी ऑल लव टू हैव। स्वतंत्रता वो चीज है जिसको हम सब रखना चाहते हैं, बट शी इवेट्स मैनी, लेकिन वो कई लोगों की पहुंच से दूर है। तो यहाँ पे लिबर्टी को हमने पर्सोनिफाई किया हुआ है और इसके लिए शी का यूज किया हुआ है। ये जो पर्सोनिफिकेशन है एक्चुअली प्राइमरली एक पार्ट है लिटरेचर का, लिटरेचर का पार्ट है ये। और इसलिए हम लोगों को जो मैथ्स भी ग्रामर मैथ्स जो है हम लोग रूल्स वाइज पढ़ रहे हैं और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रामर भी जो है मैथमेटिक्स की तरह हम पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को पढ़ना एक्चुअली एक प्रॉब्लम ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द मून शेड हर लाइट ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। चंद्रमा अमीर और गरीब दोनों पर समान रूप से अपना प्रकाश डालता है। तो ये जो हर आया है वो किसके लिए आया है, द मून। द मून जो जब ये पर्सोनिफाई होता है तो फेमिनिन जेंडर का माना जाता है। द अर्थ इज अवर मदर। धरती हमारी माता है और वह हमारी देखभाल करती है। शी किसके लिए आ गया, ये आया द अर्थ के लिए। प्रोनाउन शुड एग्री विद द एंटीसीडेंट इन नंबर, पर्सन एंड जेंडर। बेसिस ऑफ इंग्लिश में हम इसको देख चुके हैं। नाउ
स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। स्प्रिंग बसंत, बसंत ने अपना हरा भरा आवरण जो है पृथ्वी पर बिखेर दिया। हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने आपके लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो जो हर आया है यहाँ पर स्प्रिंग के लिए आया है। तो पर्सोनिफाई जेंडर को हम देख ही रहे हैं यहाँ पे। और अभी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट आपको मिलेगा। द सन केम आउट इन हिज कैरियट, सूर्य अपने रथ में बाहर आया। अब सूर्य, अब रथ में बाहर आना, अपने अपने रथ पे बाहर बैठ के आना, ये तो एक ह्यूमन क्वालिटी है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने सन को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया हुआ है और जो प्रोनाउन यूज किया हुआ है वो हिज लगाया हुआ है। तो अगली बार जब आप देख रहे हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट और किसको एंटीसीडेंट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइफलेस है और अगर उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया तो वो हो जाता है या तो फेमिनिन जेंडर का या फिर मैस्कुलिन जेंडर का। कैसे डिसाइड करते हैं फेमिनिन का है? अगर कमजोरी है, सुंदरता है, नाजुकता है तो ये फेमिनिन जेंडर का है। अगर हिंसा है, ब्रिलियंस है, ताकत है तो ये मैस्कुलिन जेंडर का है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसे चांसेस हैं कि ये एस्पेक्ट आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लिए पहली बार आया हो। और आप, क्योंकि इस बैच को दो लोग देखते हैं, वो फ्रेशर्स और वो जो अभी बिल्कुल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। और अधिकतर स्टूडेंट जो मेरे इस बैचेज में हैं वो हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं बट अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, अभी और बेटर अपॉर्चुनिटीज परस्यू कर रहे हैं वो। तो सबके लिए अलग अलग है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक फ्रेशर भी, एक ऑलरेडी एक कस्टम्स ऑफिसर जो अभी भी जॉब, कस्टम्स ऑफिसर की जॉब कर रहा है लेकिन वो अभी भी पेपर दे रहा है, तो मेरा 12th पास स्टूडेंट और कस्टम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट एक ही लेवल पे आना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वांट। तो 12th पास वाले को ना लगे कि मैं पीछे रह गया। ओशन रिटर्न्स टू engulf द शिप ऑफ fools, इट सीम्स ही हैज डिसाइडेड टू किल देम ऑल। अब यही किसके लिए? ओशन रिटर्न्स टू engulf द शिप ऑफ fools। ये कुछ मैंने लिटरेचर में से वर्ड्स, सेंटेंसेस पिक किए हैं मैंने। मूर्खों के जहाज को निगलने के लिए समुद्र लौटता है, ऐसा लगता है उसने उन सभी को मारने का फैसला कर लिया है। तो ही किसके लिए आया है? ओशन के लिए। तो ये सेंटेंसेस देखे हमने। यहाँ पे जो रेड में आपको प्रोनाउंस दिखाई पड़ रहे हैं, आप इसको वीडियो पॉज कर सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं और इनको आप चेक करिए तो आप पाएंगे किस प्रकार से प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट हुआ। तो अब तक हमने इस पार्ट को देखा और अब तक ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। नाउ अब हम चलते हैं एनिमल्स, कार, शिप्स एंड कंट्रीज। जैसा मैंने अभी बताया, जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा शिप वाला था जिसके लिए हमने हर का यूज किया हुआ था। और सर ये तो कोई इनएनिमेट क्वालिटी भी नहीं है, जैसे डेथ है, नेचर है, ये अलग चीज है। शिप का तो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व होता है। यहाँ पे आते हैं एनिमल्स, कार्स, शिप्स एंड कंट्रीज। इनको ध्यान से देखिएगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में भी बताया मैंने और अभी मैंने न्यूट्रल जेंडर में बताया। लोअर इंसेक्ट्स आते हैं, लोअर क्रिएचर्स, लोअर एनिमल जो होते हैं। लोअर एनिमल्स का मतलब ये नहीं कि सामाजिक पद इनका बहुत नीचे है, मतलब इंसानों के लिए इनका ज्यादा महत्व है नहीं कि ये मेल है या फीमेल है। मच्छर मेल फीमेल हम नहीं देखते, छिपकली हम मेल फीमेल नहीं देखते, चूहा मेल फीमेल हमें मतलब नहीं है। बड़े वाले को चूहा, छोटे वाले को चूहिया बोलते हैं हम लोग। हम हमेशा तोता बोलते हैं, तोती नहीं बोलते, तितली बोलते हैं, तितला नहीं बोलते। रीजन हमें इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, न्यूट्रल जेंडर में डाल देंगे। लेकिन अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यस, मेल फीमेल का फर्क पड़ता है ना। फॉर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर, घरेलू जानवर जैसे कि कैट है, डॉग्स है, हॉर्सेज है। अब आप कहें लायन दुबई में रखते हैं तो ये एक्चुअली जनरली इनको डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं माना जाता। स्नेक्स कोई रख ले, कोई मगरमच्छ, क्रोकोडाइल रख ले तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है, ये बच्चों के लिए खतरा हो सकते हैं। तो फॉर पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, हॉर्सेज, जिनको जिनको इंसान पालता है, प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर कैन बी यूज्ड। तो अगली बार अगर डॉग के लिए हम लगा रहे हैं ही तो चौंक मत जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एनिमल्स को हम मानते हैं न्यूट्रल जेंडर। लेकिन अगर ये जानवर आपका पालतू जानवर है तो आप इसको एनिमल के जेंडर के आधार पर, डॉग के लिए आप मैस्कुलिन जेंडर और बिच के लिए BITCH, फीमेल डॉग के लिए आप शी का यूज कर सकते हैं। देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट कॉल्ड जो, ही लिव्ड। अब जो ही लगाया मैंने रैबिट के लिए लगाया, कहानियों में काफी लिखा जाता है, ठीक है। एंड गो एंड फाइंड द कैट एंड पुट हर आउट।
मैं अपनी बिल्ली की बात कर रहा हूँ जो मेरा एक पेट है, ठीक है। इन दीज केसेज, अब एक पार्ट हमारा और भी है जो हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में देखा और जो प्रोनाउन में भी है। अगर हमारा एंटीसीडेंट लिविंग है तो हम लगाते हैं हु या दैट लगा सकते हैं स्पेसिफिक केसेज में, और अगर नॉन लिविंग है तो हम विच लगाते हैं। तो अगर हम लोगों ने अपने एनिमल्स को जो हमारे पेट एनिमल्स हैं उनके लिए हम जब हम यूज करते हैं ही और शी यूज करने लगते हैं तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हु आएगा, उस जगह विच का प्रयोग नहीं होगा। तो चौंकिएगा मत, कल आपको किसी एनिमल के लिए, हॉर्स के लिए भी ही या शी दिखाई पड़ जाए, और उस केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसका वो कौन सा होगा, वो हु होगा, विच नहीं होगा। जैसे शी हैड एन ओल्ड डॉग हु ऑलवेज स्लेप्ट इन हर बेड। अब आप सेंटेंस को देख लीजिए पूरा और पता लग जाएगा ये डॉग है, ये एक्चुअली इसका पेट एनिमल है, उसके साथ बेड में सोता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हु का यूज करेंगे, विच का नहीं। अब आप ये नहीं कहेंगे सर एंटीसीडेंट तो एनिमल है, वो हाँ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में पढ़ाया मैंने, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में भी पढ़ाया मैंने, वहां पर जेंडर हमारा कभी भी प्रोमिनेंट पार्ट नहीं था। अब जेंडर हमारा प्रोमिनेंट पार्ट है तो अब हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक। कंट्रीज एंड व्हीकल्स स्पेशली शिप्स और बोट्स आर समटाइम्स गिवन अ फेमिनिन फॉर्म। कंट्रीज के लिए भी आता है, कंट्रीज को हम फेमिनिन फॉर्म दे देते हैं। जैसे द एसएस फ्रीडम इज अ गुड शिप, शी हैज सर्टेनली सीन हर फेयर शेयर ऑफ एडवेंचर। तो अगली बार अगर शिप के लिए है, कंट्री के लिए फेमिनिन जेंडर आ रहा है तो डोंट गेट सरप्राइज्ड एंड डोंट गेट शॉक्ड, क्योंकि ऐसा होता है। बेटर पर्सपेक्टिव, बेटर इंफॉर्मेशन, बेटर नॉलेज, बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट, द पीएम प्रॉमिस दैट इंडिया वुड रिटर्न टू हर फॉर्मर ग्लोरी। अब आप कहोगे सर इंडिया तो न्यूट्रल जेंडर है, हम यहाँ पर इट्स का प्रयोग करेंगे, तो इनको फेमिनिन फॉर्म दिया जा सकता है। नॉर्वे हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज हर ट्रेड विद रोमानिया। तो नॉर्वे अपना ट्रेड जो है रोमानिया से बढ़ा रहा है, तो हर का यूज जो है नॉर्वे के लिए किया गया है। हाउ इज योर न्यू कार, टेरिफिक, शी इज रनिंग ब्यूटीफुली। लोग बोलते हैं प्यार से। तो और ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हाँ ये जो बेंट है वो थोड़ा सा लिटरेचर वाला है, लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं है फिर। लेकिन अगर आप विदाउट इमोशंस बोल रहे हैं तो फिर तो आप न्यूट्रल जेंडर लेकर जाएंगे कार के लिए एटलीस्ट। शिप को फेमिनिन जेंडर वाले आप कई सेंटेंसेस जो है प्रीवियस के एग्जाम्स में देख सकते हैं। द शिप हैज स्ट्रक अ रॉक, शी इज सिंकिंग। शी किसके लिए आया, रॉक तो डूबेगी नहीं, शिप डूबेगा, शी जो है शिप के लिए आया। तो ये देखा हम लोगों ने। एनिमल्स, अगर पेट्स एनिमल है तो हम लोग जो है ही और शी का यूज कर सकते हैं। कार्स है, शिप्स हैं, कंट्रीज हैं, इनके लिए भी हम जो है फेमिनिन जेंडर का यूज कर लेते हैं। और अगर एनिमल्स को हम लोगों ने पेट एनिमल्स हैं तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग नहीं करते, हम वहां पर हु का यूज करेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर और फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर। इस पार्ट को यू आर नॉट अंडर एनी प्रेशर टू मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन एक बेटर पर्सपेक्टिव के लिए आप इसको एक या दो बार जरूर देखिएगा, और वो हम कुछ तरीके लगाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर, सिंगुलर को प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, तो उसमें भी काफी नुएंसेज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए। सिमिलरली जेंडर में भी काफी कुछ है। अब आजकल जो वर्ड है जैसे आप मैंने एक वर्ड यूज किया जेंडर न्यूट्रल, तो आजकल जो वर्ड जो है जो वर्ड का मतलब दुनिया, दुनिया जो है जेंडर न्यूट्रल बनना चाहती है। आज के डेट में ये कहना कि ये नर है या मादा है या महिला है पुरुष है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं। अगर आप एक मॉडर्न थिंकिंग वाले विचार, मॉडर्न थॉट्स के एक पर्सन है, तो आप इस बात पे कहना अरे ये लड़की है, अरे ये लड़का है। अरे आज गर्ल्स किस फील्ड में आगे नहीं है, आप कभी भी देखिए यूपीएससी का रिजल्ट तो आपको पता लग जाएगा गर्ल्स किस जगह पे खड़ी हुई हैं। तो अब ये कहना हर चीज में कि लड़का है लड़की है, आपकी बहुत नैरो माइंडेडनेस को दिखाता है, ओछी सोच को दिखाता है। तो दुनिया भी क्या बनना चाह रही है, जेंडर न्यूट्रल।
तो क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो स्टूडेंट्स हैं, ना कि लड़का या लड़की। तो दिस इज हाउ आई ट्रीट माई स्टूडेंट्स। आई ट्राई टू रिमेन जेंडर न्यूट्रल, यू शुड ऑल्सो ट्राई टू रिमेन जेंडर न्यूट्रल। दुनिया जो है, हम जब समाज में चलते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमारा व्यवहार किस प्रकार का है वो हमारी सोच को दिखाता है। तो मोस्ट पर्सनल नाउन्स हैव द सेम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर फॉर्म। जैसे आर्टिस्ट, गाइड, जिमनास्ट, पेंटर, डॉक्टर, बेटर। अगर एक विराट कोहली है वो भी बेटर है, स्मृति मंधाना है, दीप्ति शर्मा है, ये भी बेटर है। टीचर, असिस्टेंट, सिंगर, तो इनका कोई फेमिनिन जेंडर हमारे पास नहीं है। इन नाउन्स का यूज याद नहीं करना है आपको, रटने मत लगना, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट मगिंग थिंग्स अप वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। बेटर ये होगा कि हम इनको समझने की कोशिश करें। डांसर, अगर माधुरी दीक्षित एक डांसर है तो डांसर है, शाहरुख खान एक डांसर है तो डांसर है, कोई फेमिनिन जेंडर नहीं है, सेम आता है। नाउ a few personal nouns, few have masculine, feminine and common gender forms। जैसे सेल्समैन, सेल्सवुमन और सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन जो है फेमिनिन जेंडर के लिए भी आएगा और मैस्कुलिन जेंडर के लिए भी आएगा। सिमिलरली स्पोक्समैन, प्रवक्ता, तो स्पोक्स वुमेन भी होता है और स्पोक्स पर्सन भी होता है। अब आप समझ गए होंगे, चेयरमैन, चेयरवुमन एंड चेयरपर्सन। तो ये जो आपके जो नाउन दिखाई पड़ रहे हैं ये कॉमन जेंडर के हैं। अ चेयरपर्सन कुड ईदर बी अ लेडी और अ मैन, स्पोक्स पर्सन ईदर, सेल्स पर्सन ईदर। लेकिन जब सेल्स वुमन की बात करता हूं फेमिनिन जेंडर और सेल्स मैन की बात करता हूं तो मास्कुलिन जेंडर। आई होप कि यहां तक हम क्लियर है, ठीक है। तो ये ऑल सेड एंड डन। अब हम चलते हैं कुछ इन एस्पेक्ट्स को। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर स्पेलिंग्स के पर्सपेक्टिव से जान लीजिएगा, वन वर्ड के पर्सपेक्टिव से जान लीजिएगा। और मैंने कहा कि आज जो दुनिया हो रही है वो हो रही है जेंडर न्यूट्रल। तो इसमें से काफ़ी वर्ड्स हैं जो आम बोलचाल में प्रयोग नहीं किए जाते, बट क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आपको फॉर्मल लैंग्वेज का पता होना चाहिए। कल किसी नाउन के लिए जो आप शायद ना जानते हो, ही या शी लगाना आपके करियर को बिल्कुल चेंज कर सकता है। नॉर्मल लाइफ में मैं भी कहता हूं इसमें से कई वर्ड्स अब यूज नहीं किए जाएंगे जिनको आप देखने जा रहे हैं, बट कंपटीशन में ही लगाना, शी लगाना विल बी अ टफ कॉल। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन फॉर्म, बी बाय मेकिंग चेंजेस टू द लास्ट टू लेटर्स, जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं और उसमें भी हम ESS ऐड कर देते हैं स्पेलिंग्स के लिए, बाय चेंजिंग अ फ्यू लेटर्स एंड एडिंग ESS। तो इन तीनों में हमने ESS ऐड किया है। ए सिंपली जो मैस्कुलिन जेंडर है उसमें ESS ऐड कर देंगे। सेकंड, जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं उनमें हम चेंज करेंगे कुछ और ESS ऐड करेंगे। और ये जो सी है इसमें हम जो सारे लेटर्स आए हुए वर्ड में जो लेटर्स हैं उसमें काफ़ी चेंजेस करेंगे और फिर ESS ऐड करेंगे। तो इन तीनों में हम क्या करने जा रहे हैं, ESS ऐड करने जा रहे हैं जब हम फेमिनिन जेंडर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, बाय चेंजिंग OR ऑफ द मैस्कुलिन टू RIX, अभी देखेंगे अब इसको। एंड ये भी है बाय एडिंग और चेंजिंग अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगाया जाए, सफिक्स जो बाद में लगाया जाए, किसी वर्ड के बाद में लगाया जाए, ठीक है। एंड बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, बिल्कुल अलग वर्ड का यूज करेंगे। और कुछ जो है आता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, एनिमल टाइप, मैस्कुलिन और फेमिनिन देखेंगे हम। तो इनको भी हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। और आपको कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है एंड नोट्स बनाने में समय बहुत लगा मुझे, ये भी आप जानते हैं। चलिए, नाउ बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन फॉर्म, तो ऑथर, होस्ट, होस्ट मतलब मेजबान। जैसे आप मेरे घर पार्टी पे आए तो आप हो गए गेस्ट और मैं हो गया आपका होस्ट, मेजबान। अ पर्सन हु वेलकम्स द गेस्ट। ज्यू, यहूदी, मेयर आप जानते हैं, पोएट, कवि एंड ट्यूटर, जो पढ़ाने आता है, ट्यूटर ना। अगर हम इसमें ESS ऐड कर दे, ऑथरेस, हॉस्टेस, हॉस्टेस वर्ड खूब यूज होता है। तो लेट्स से आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आपके फादर क्या हो गए, होस्ट, और आपकी मदर क्या हो गई, हॉस्टेस। आपने सुना होगा एयर हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस जो प्लेन में आपको खाना सर्व करते हैं, लेडी होती है। ज्यू यहूदी पुरुष, यहूदी महिला, ज्यूस। मेयर, मेयरेस। पोएट कवि, कवियत्री। ट्यूटर, अब इसका ट्यूटर की हिंदी मुझे भी नहीं आती ना। मेयर क्या होता है, मेयर तो भैया मेयर जो है
द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ टाउन और सिटी। स्टेट का नहीं होगा, स्टेट का सीएम है और कंट्री का पीएम इंडिया में, ठीक है। और मेयरेस क्या होगा, अ वुमन हु हैज बीन इलेक्टेड मेयर, एक महिला मेयर या फिर मेयर की वाइफ। अब कल मेयरेस इज नोन फॉर हर टेंट्रम्स, ये मेयरेस जानी जाती है अपने नखरों के लिए, नखरा इज टेंट्रम्स, नखरों के लिए। तो प्रोनाउन लगाना मुश्किल हो सकता है, तो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा और इफ नीड बी एक बार आप इनको लिख के देखिए अपने आप। नेक्स्ट पे आते हैं शेफर्ड, जायंट, एयर, एयर, हेयर नहीं एयर, उत्तराधिकारी, लायन, लेपर्ड एंड प्रीस्ट। और इनके फैमिली जेंडर क्या होंगे, शेफर्डेस, शेफर्ड आप जानते हो गड़ेरिया, अ पर्सन हु जॉब इज टू टेक केयर ऑफ शीप। और जो लेडी होगी गड़ेरियाइन बोलते होंगे शायद, शेफर्डेस। जायंट दानव, दानवी, जायंटेस। हेयर पुरुष उत्तराधिकारी और महिला उत्तराधिकारी। अगर आप एक लड़की हैं और पिता की संपत्ति आपको मिल रही है तो यू आर नॉट एन हेयर। हॉस्टेस वर्ड यूज होता है, ट्यूटरेस वर्ड यूज नहीं होता। हम प्रीवियस में जाएं जैसे ट्यूटरेस वर्ड यूज नहीं होगा, मेयरेस वर्ड भी ज्यादा यूज किया नहीं जाता, लेकिन हॉस्टेस और सारे वर्ड, ऑथर आज मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए आता है। लेकिन क्या ऑथरेस वर्ड एग्जिस्ट करता है? यस इट डज, करता है। अब आप बोलेंगे शालिनी इज अ पोएट, थोड़ा ऑड लगेगा, शालिनी इज अ पोएटेस। तो मैंने कहा ना ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में किन वर्ड्स को एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में, किन वर्ड्स की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये समाज को देखकर पता लगता है। तो समाज को हम अभी एक तरफ रख देते हैं, अभी हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिए, आज शेफर्ड हो गया हमारे पास। टेलर, अब सुनो हिंदी में बोलते हैं दर्जी और दर्जियाइन, महिला को बोलेंगे टेलरेस, लेकिन आप में से शायद ही वर्ड किसी ने यूज किया हो टेलरेस। प्रीस्ट, पुजारी, पुजारिन, प्रिस्टेस। आप प्रोफेट, प्रोफेटेस, विस्काउंट, विस्काउंटेस। मेयर, मेयरेस हो चुका है। एंड बैरन एंड ये बैरनेस, ये मैं सिखा दूंगा आपको। और ये जो वर्ड्स हैं आपको जेंडर के नोट्स के उनको लास्ट में दिखाई पड़ेंगे। जो मैंने एक बना रखी है, हायरार्की बना रखी है इनकी, कि जो नोबल मैन होते हैं, कुलीन वर्ग के लोग ब्रिटेन में या यूरोप में, उनके लिए आते हैं वर्ड्स ये। तो अभी तो हम देखते हैं प्रॉफिट, मैसेंजर ऑफ गॉड, ईश्वर के दूत, ठीक है, पैगंबर। और महिला क्या हो गई? प्रॉफिटेस। प्रीस्ट, अ पर्सन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज, अ पर्सन है मतलब मैन है, और प्रीस्टेस क्या हो गया? अ वुमेन। टेलर पुरुष हो गया, और टेलरेस अ वुमेन टेलर। अब अगर आप अपनी लाइफ देखें तो आपने टेलरेस वर्ड यूज नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है, यही इसकी ब्यूटी है, राइट। ना हायरार्की ऑफ नोबलमैन, जैसे विस्काउंट और बैरन है, इसको मैं सिखा देता हूँ आपको ढंग से। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, और बहुत ढंग से देख लीजिएगा। वन वर्ड के लिए आपके लिए जरूरी है ये, क्योंकि ये वर्ड जो हायरार्की ऑफ नोबलमैन है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये इंडिया में यूज नहीं होते, या तो यूके में या यूरोप में यूज होते हैं, एक यूरोपियन इवेंट है। तो हायरार्की मतलब अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग, अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग आप इसको लिख सकते हैं। हिंदी में तो मैं क्रम ही कहलाता है, वरिष्ठता के आधार पर लोगों का जो क्रम बनाया जाता है। आर्मी में भी हायरार्की है, लोएस्ट हायरार्की पे ऑफिसर्स में आता है लेफ्टिनेंट, और सबसे ऊपर आते हैं जनरल। आप अपने परिवार में देखिए कि सिस्टम ऑफ रैंकिंग अगर किया जाए, हायरार्की देखी जाए, तो आप परिवार में किस स्थान पे हैं? दादाजी, फिर पापा, फिर माँ, फिर बड़ा भाई, फिर बड़ी बहन, फिर आप, फिर छोटी बहन। तो छोटी बहन जो हायरार्की में सबसे नीचे है। तो हायरार्की वर्ड को देख लीजिएगा, अ सिस्टम ऑफ रैंकिंग, पदानुक्रम। तो ये सब नोबल मैन है, जैसे मंत्री होते हैं राजा के दरबार में होते हैं नोबल मैन। तो सबसे ऊपर जो है वो ड्यूक है, और ड्यूक की जो फेमिनिन जेंडर है डुचेस। तो एक एक करके हम देखेंगे। और सबसे नीचे जो है बैरन, जो मैस्कुलिन जेंडर है, और बैरनेस सबसे लोएस्ट पे होते हैं। तो अभी क्योंकि हम लोगों ने वर्ड देखे ना ये विस्काउंट एंड बैरन, तो बैरन क्या केवल नोबलमैन के लिए आता है? वो भी हम चेक करेंगे। तो अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास एक वर्ड है हायरार्की, वो हमने देखा। हायरार्की को यूज करना आना चाहिए। यार मेरे परिवार की हायरार्की, जो मेरी फैमिली जो हायरार्की है, उसमें मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ
ड्यूक सबसे टॉप लेवल पे होता है, एंड मार्क्विस को लिया है मैंने यहाँ से, आ नोबल मैन ऑफ हाई रैंक बिटवीन एन अर्ल एंड ड्यूक। ड्यूक तो सबसे टॉप पे चला गया। और आपने एक चीज देखिएगा, अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो अर्ल यूज करेंगे, और अगर इसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है बोल रहे हैं तो काउंट आएगा। और दोनों का जो फेमिनिन जेंडर है वो काउंटेस है, दोनों का फेमिनिन जेंडर। तो दोनों का मतलब बस ये कंट्री का डिफरेंस होता है। और ये जो है एक रैंक है वहाँ पे। जैसे मंत्री हमारे जो है ये महाधिपति, ये मंत्री, पहले राजाओं के दरबार में जो मंत्री होते थे उनमें हायरार्की होती थी, उस प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि इन वर्ड्स को हम क्यों नहीं जानते, क्योंकि भैया यूरोप का लक्षण है, और हम में से यूरोप के बारे में हमने मैप में देखा है, अधिकतर लोग गए नहीं है यूरोप, वहाँ का है। तो ड्यूक टॉप पे है, बैरन सबसे नीचे है, एंड मार्क्यूस क्या हो गया, ड्यूक और अर्ल के बीच में हो गया। और मार्शनेस जो कौन हो जाएगा, अ वुमेन मार्क्यूस या फिर द वाइफ ऑफ ए मार्क्यूस। देन विस्काउंट, विस्काउंट कहाँ पे आता है, अ नोबल मैन ऑफ रैंक बिलो एन अर्ल। अर्ल और काउंट तो एक ही चीज है, अर्ल से नीचे और बैरन से ऊपर, याद कर सकते हैं, सब नोबल मैन होते हैं एक्चुअली। विस्काउंटेस, अ वुमन हु हैज द रैंक ऑफ अ विस्काउंट या द वाइफ ऑफ अ विस्काउंट। देन वी कम टू बैरन, अ नोबल मैन ऑफ द लोएस्ट रैंक, और हाईएस्ट रैंक कौन होता है, ड्यूक। अ पर्सन हु कंट्रोल्स अ लार्ज पार्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, एक बड़ा बिजनेसमैन। अ बैरन, तो हर बार बैरन वर्ड का जो यूज है बड़े व्यापारियों के लिए भी आता है, व्यक्ति जो है एक बड़े उद्योग को नियंत्रित करता है। एंड बैरनेस, वुमेन ऑफ हाई सोशल पोजीशन या द वाइफ ऑफ अ बैरन। तो ये वर्ड हम लोगों ने देखे, इनको एक बार वन वर्ड के लिए आप याद कर सकते हैं। ड्यूक सबसे ऊपर है, फिर मार्क्विस है, फिर अर्ल और काउंट सेम है, बस वो कंट्री का फर्क पड़ता है। देन वी हैव विस्काउंट एंड देन वी हैव बैरन। बैरन बिजनेस वालों लोगों के लिए भी आता है। बैरन, a person who controls a large part of an industry is baron। तो वोकैब के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट, बाय मेकिंग चेंजेस। अभी जो ए देखा हम लोगों ने, ए में क्या किया, मैस्कुलिन जेंडर में फेमिनिन जेंडर फॉर्म करने के लिए हमने मैस्कुलिन जेंडर में ESS ऐड किया। इस बार हम क्या करने जा रहे हैं, इस बार लास्ट के 2 लेटर्स हैं, इनमें हम कुछ चेंज करेंगे और ESS ऐड करेंगे। तो स्पेलिंग के लिए भी काफी अच्छा होगा आपके लिए, इसको आप देख सकते हैं उस लहजे से। और इसमें वॉवेल को हम ड्रॉप कर देते हैं और कॉन्सोनेंट को बचा लेते हैं। वॉवेल हमारे AEIOU ये वॉवेल्स हैं, उनको हम रख लेते हैं और उनको ड्रॉप कर देते हैं, सॉरी, और कॉन्सोनेंट को रखते हैं। जैसे यूजुअली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप देखिएगा एक्टर, तो जब हमने एक्टर को लिखा एक्ट्रेस, तो हमने जो वॉवेल ओ है इसको ड्रॉप कर दिया, आर को रखे रहे और ESS ऐड कर दिया। लेकिन पोएट, POET, अगर आप जैसे इसमें देखेंगे टेलर, अब टेलर में भी OR है, तो टेलर की स्पेलिंग में हमने O को ड्रॉप नहीं किया है, लेकिन एक्ट्रेस की स्पेलिंग में हमने O को ड्रॉप कर रखा है। या पोएट, पोएट में भी आए आप POET, तो इसमें हम वॉवेल को ड्रॉप नहीं करेंगे, हम इसमें तो केवल ESS ही ऐड कर देते हैं। ऐसे ज्यू, इसमें भी आपके पास एक वॉवेल है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, केवल ESS ऐड कर देते हैं, US। प्रॉफिट, लास्ट में देखिएगा प्रॉफिट वर्ड में भी PHET, तो लास्ट में एक वॉवेल है और T है, तो हम वॉवेल को ड्रॉप नहीं करते हैं इसमें। लेकिन इन केसेस में कुछ है जहां पर हम वॉवेल को AEIOU में से किसी को ड्रॉप करेंगे और ESS ऐड कर देंगे। जनरली ये OR और ER के साथ में होता है। तो स्पेलिंग है, और टाइम एंड अगेन मैं इस बात को एम्फसाइज करता रहता हूँ, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लेकर कोई एक स्टैंडर्डाइज रूल नहीं है। इस एडविम्स एट रैंडम ये आते हैं और इनको हमें मेमोराइज ही करना पड़ता है। और मेमोराइज करने का पहला तरीका है इनसे फैमिलियर होना, इनसे जानकारी बढ़ाना। चलिए शुरू करते हैं। एक्टर, अब तो मालूम है, एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, हंटर शिकारी, और शिकारी महिला के लिए हंट्रेस। लेकिन सब में हम लोगों ने इस वॉवेल को ड्रॉप किया है, ओ है, इसमें ओ है, एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, सेट 1 में हमने बेनिफैक्टर पढ़ा, एंड हंटर, हंट्रेस। वेटर, अब स्पेलिंग में आया वेटरेस, तो आप ESS ऐड नहीं करेंगे, वेटर में जो E है इसको ड्रॉप कर देंगे। एम्बेसडर, O ड्रॉप करेंगे, और डायरेक्टर में O ड्रॉप करेंगे, तो वेटर का क्या बन जाएगा, वेटरेस, एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस, एंड डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस।
अब ये डायरेक्टर्स वर्ड यूज नहीं होता आजकल। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या हो रही है, जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, टाइगर, टाइग्रेस, टाइग्रेस। अब प्रिंस में से हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे क्योंकि वॉवल ड्रॉप करते हैं, और ई एस एस तो हम ऐड कर ही रहे हैं। तो हमने, आप देखेंगे ये ई एस एस एक सफिक्स है जो हमने ऐड किया हुआ है। निग्रो एक अश्वेत व्यक्ति, और महिला के लिए निग्रेस। ये एक्चुअली एक अपमानजनक वर्ड है, किसी को किसी के स्किन के आधार पर बोलना है, श्वेत अश्वेत। पहले चलता होगा, आपने सेट 4 या 5 में पढ़ा होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थेड, रंग भेद की नीति। तो अब ये वर्ड्स थोड़े से अपमानजनक, ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं ये निग्रो, निग्रेस। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा? आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सॉर्सरर, कंडक्टर एंड पोर्टर। सॉर्सरर, अब स्पेलिंग में देख लें पहले। ई को हमने ड्रॉप किया, ओ को ड्रॉप किया। कंडक्ट्रेस, सर कंडक्टर तो पुरुष होता है, इंडिया में होता है ना पुरुष। आज आप देखें तो महिला कंडक्टर भी है, अब उन्हें हम कंडक्टर ही बोलते हैं, लेकिन सही वर्ड जो है कंडक्ट्रेस है। एंड पोर्टर एंड पोर्ट्रेस। नाउ सॉर्सरर पे आते हैं, जादू टोना करने वाला। अ मैन हु प्रैक्टिसेस सॉर्सरी। सॉर्सरी क्या होता है? काला जादू टाइप का, ब्लैक मैजिक, मैजिक दैट यूजेस एविल स्पिरिट्स। और जो महिला हो जाएगी, अ वुमन हु प्रैक्टिसेस सॉर्सरी, सॉर्सरेस। तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आप इन्हें एंजॉय करिए। नेक्स्ट पे आते हैं, कंडक्टर। अब जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये मीनिंग आता है, a person whose job is to collect money from passengers on a bus or to check their tickets। ट्रेन कंडक्टर, टीटीई जो लिखा हुआ कई बार ट्रेन कंडक्टर कहलाते हैं, नॉर्मली हम बस में देखते हैं। अब एक कंडक्टर का मतलब और भी है, संचालक। पहले आप उसको पढ़ें, उससे पहले मैं दिखा दूंगा। एक व्यक्ति जो खड़ा रहता है और ये गाइड करता है म्यूजिशियंस को, जो ये प्ले करते हैं म्यूजिक, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं ये, तो इसको क्या कहोगे आप? ये कौन है? कंडक्टर है ये जो खड़ा हुआ है। और बस में टिकट जो ले रहा है वो भी कौन है? वो भी एक कंडक्टर ही है। अ पर्सन हु स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा एंड डायरेक्ट्स द म्यूजिशियंस। ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे 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 करता रहता है, तो ये व्यक्ति कौन है? कंडक्टर, म्यूजिक कंडक्टर। बस में कंडक्टर का तो हम जानते हैं। और महिला क्या कहलाएगी? फेमिनिन जेंडर, कंडक्ट्रेस। नाउ अब हम आते हैं पोर्टर वर्ड पे। रेलवे स्टेशन पे अगर आपके पेरेंट्स जो है, आपके फादर, माँ तो नहीं कर रही होंगी, फादर अगर रेलवे में काम करते हैं तो वहाँ पे पोर्टर एक लोअर लेवल का कर्मचारी होता है, पोर्टर। रेलवे स्टेशन आदि पर सामान ले जाने वाला व्यक्ति कुली, कुली नहीं है एक्चुअली, रेलवे का एम्प्लॉय होता है और छोटे मोटे काम करता है। सेकंड, होटल या किसी बड़े भवन का द्वारपाल या दरबान। पोर्टर, अ पर्सन हु जॉब इज टू बी इन चार्ज ऑफ द एंट्रेंस ऑफ अ होटल और अदर बिल्डिंग। अब सर हम लोग तो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, हम बड़ी बिल्डिंग में रहते ही कहाँ हैं, तो शायद हम इन वर्ड्स को जानते नहीं हैं। लेकिन जो जो आप जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, आप बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे और जीवन के ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स देखेंगे जो शायद आपको सपनों जैसा लगे कि क्या ऐसा भी होता है। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे खड़े रहते हैं एंड दे आर कॉल्ड पोर्टर्स। अब अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, तो जो कन्हैया अरे द्वारपाल कौन है? वो पोर्टर्स हैं जो राजा के, भगवान कृष्ण के मंदिर के एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं। नाउ अब हम एक वर्ड और लेते हैं, कॉन्सियर्ज। और ये इसको भी हिंदी में द्वारपाल, एक्चुअली टाइपिंग में ऐसा हो गया है, वरना द्वारपाल जो है ऐसे लिखा जाता है, द्वारपाल को ऐसे लिखा जाता है, तो हिंदी में ये भी एक द्वारपाल है। ये कौन होते हैं? A hotel employee whose job is to assist guests by booking tours, making theater and restaurant reservations। 5 स्टार होटल में जाएंगे तो कॉन्सियर्ज होंगे। अब अगर वहां पे गए हैं और आपको कार चाहिए किराए के लिए, आज तो ओला बुक कर सकते हैं, लेकिन होटल्स में भी खड़े होते हैं लोग, और ये आपके लिए, मान लीजिए आप आगरा आते हैं और आपको ताजमहल देखना है, ताजमहल जाने का सारा अरेंजमेंट कर देंगे आपके। अब हम सर 5 स्टार्स में तो कभी गए नहीं है, नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं है, आप 1-2 साल बाद चले जाइएगा और अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो होटल्स में हम क्या कहते हैं इनको? कॉन्सियर्ज। और ये जो आपका बिल्डिंग के बाहर जो खड़े रहते हैं वो पोर्टर। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे अरे पोर्टर्स कन्हैया जी को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। और ये इन वर्ड्स जो है ये एक्चुअली सब इंग्लिश ओरिजिन के वर्ड नहीं है, तो मैंने इसको प्रोनाउंस किया कॉन्सियर्स, ठीक है। कल कोई बोलेगा कुछ अलग तरीके से प्रोनाउंस करेगा,
वो फ्रेंच जर्मन जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं उनको लेकर आप तकलीफ में नहीं आएंगे। आपको इस समय पोर्टर और कॉन्सियर्स के बीच में डिफरेंस का पता होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन को लेकर बहुत परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंचेंटर, एंचेंट करना, मोहित कर लेना। टेम्पटर, टेम्प्ट करना, लालच देना, लालच देना टेम्प्ट। और लालच देने वाला व्यक्ति क्या होगा? टेम्पटर। गवैया क्या होगा? सॉन्गस्टर। लेकिन हमारे पास फेमिनिन जेंडर है एंचेंट्रेस। देखा होगा कि लड़की जो है पुरुषों को रिझाती है। अगर पुरुष महिलाओं को रिझाने वाला है तो एंचेंटर, जो मोह लेता है। अगर महिला है तो एंचेंट्रेस। टेम्पटर जो लालच देता है, और टेम्पट्रेस लालच देने वाली महिला। सॉन्गस्टर आप जान चुके होंगे। एंचेंटर को देख लेते हैं। इन स्टोरीज अ मैन हु हैज मैजिक पावर्स दैट ही यूजेस टू कंट्रोल पीपल। कहानियों में ज्यादा आता है। और टेम्पटर अ पर्सन हु ट्राइज टू परसुएट समबडी, लालच देता है टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड और रॉन्ग। एंड देन वी हैव सॉन्गस्टर। वैसे तो हम सिंगर ही सुनते हैं, लेकिन अगर कल वन वर्ड में आ जाए मेल सिंगर फीमेल सिंगर तो आप लगा सकते हैं सॉन्गस्टर एंड सॉन्गस्ट्रेस। ये वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। आपके ना जानने से ऐसा नहीं है कि इन वर्ड्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये वर्ड्स रहेंगे, हमेशा रहेंगे। प्रिसेप्टर, फाउंडर संस्थापक, एंड सिम्स्टर। प्रिसेप्टर ओ को ड्रॉप कर रहे हैं, ई को ड्रॉप कर रहे हैं, वो तो आप ध्यान रख ही रहे हैं। अब हम वोकैब वाले पार्ट पे चले गए। फाउंडर एंड सिम्स्टर। नाउ प्रिसेप्टर एक्चुअली इज द हेडमास्टर और प्रिंसिपल। अब हम जनरली जो यूज वर्ड सुनते हैं, जो यूज करते हैं इंडिया में, वो हेडमास्टर या प्रिंसिपल है। और जो फीमेल के लिए भी हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल मैम ही कहते हैं, मैम करके काम चला लेते हैं। प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम करके काम चलाते हैं। बट हमारे पास वर्ड है प्रिसेप्टर एंड प्रिसेप्ट्रेस। ओ आर में से हमने क्या कर दिया? ओ को ड्रॉप कर दिया, आर रहने दिया, ई एस एस ऐड कर लिया। नाउ सीमस्टर, सिलाई करने वाला पुरुष। अ मैन एम्प्लॉयड एट स्विंग, सिलाई करने वाला। तो क्या सर ये टेलर है क्या? अब देखिएगा, ये जो टी शर्ट है यहाँ पे एक सिलाई हो रखी है। सिलाई ये किसने की होगी? टेलर ने की होगी। लेकिन क्या आपको लगता है जो लेदर की बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, ये जो सिलाई हो रखी है ये क्या टेलर ने करी होगी? सिम्स्टर, सिलाई। ये समझ में आ गया होगा। ये भी तो सिलाई हो रखी है, और टी शर्ट में यहां भी सिलाई हो रखी है। ठीक है ना। एक वर्ड आपके पास और है सीमलेस। अगर आप जो शर्ट पहनते हैं आप देखेंगे तो आपको सिलाई दिखाई पड़ेगी साफ साफ। तो अगर हम कपड़ों के लिए लाएं सीमलेस, तो बिना सिलाई जोड़ का सीमलेस स्कर्ट, इसमें कहीं भी सिलाई के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ेंगे। और अगर मैं मान लीजिए इस पे अपने हाथ को इस पे मूव करता हूं, तो यहाँ पर जहां पर ये सीम है, ये जो सीम आ रही है, और क्रिकेट में आप सुना होगा, आप लोगों ने बॉयज खेलते हैं सीम बॉलर, तो जो सिलाई को पकड़ के बॉल करता है, सीम बॉलर सीमर, तो वो सीम को पकड़ के करता है, सिलाई को पकड़ लेता है। क्रिकेट में जो होता है यही सीम है। अब सीमलेस कपड़ों के लिए आ गया। अब जैसे ही मैंने हाथ चलाया तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, तो ये प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर ये टी शर्ट का जो मेरा जो आर्म है, अगर ये सीम ना होता तो इसमें कोई बाधा ना होती, तो सीमलेस का ये देखिएगा व्यवधान या रुकावट रहित, सीमलेस ट्रांसमिशन। आईपीएल आप आजकल होते हैं तो उसमें कोई व्यवधान नहीं आता, सीमलेस ट्रांसमिशन होता है। तो ये इंग्लिश के वर्ड हो गए आपके सीमलेस। ठीक है। नाउ मर्डरर, मर्डरेस, ट्रेटर देशद्रोही, देशद्रोही महिला, इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस। स्पेलिंग में आ गए हम लोग। अब एक वर्ड, अभी थोड़ा सा ये आज प्रेजेंटेशन थोड़ा लेंदी होगा आपके लिए। एबट। अब एबट को जानने से पहले जो इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो एबटस नहीं है, वो एबस है। इसमें हमने ओटी दोनों को गायब कर दिया। ये इसका एक्सेप्शन है, ये इसका एक्सेप्शन है ना। इनको समझने के लिए, ये प्लूरल नंबर नहीं है, ये मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर है। ठीक ना। टेलर, टेलरेस, स्पेलिंग में हमने देखा था, यहां पे हमने टेलर, टेलरेस में क्या किया था? ये किया था। इस बार हमने ओटी दोनों को ड्रॉप किया है, वो स्पेलिंग समझाने के लिए है टेलर, टेलरेस ना। एबे, एबी एक लार्ज चर्च होता है जिसमें मॉन्क्स, मॉन्क्स कौन होते हैं? पुरुष, और नन्स महिलाएं रहती हैं। ये पुरुष नहीं, सन्यासी। अगर पुरुष है तो मॉन्क्स, अगर महिला है तो नन्स। एबे जो वर्ड है, वन वर्ड के लिए बहुत क्रूशियल वर्ड है आपका ये।
अ लार्ज चर्च इन विच मॉन्क्स और नन्स लिव। तो दोनों रह सकते हैं, लेकिन अगर हम आए मोनेस्ट्री की बात करें, मोनेस्ट्री अ प्लेस वेयर मॉन्क्स मेल मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, और जो फीमेल मेंबर्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, नन्स कहते हैं, जो मेल मेंबर्स क्या कहते हैं, मॉन्क्स। नाउ मोनेस्ट्री में कौन रहता है, मॉन्क्स। कॉन्वेंट में कौन रहता है, नन्स। आपने कई बार सुना होगा कॉन्वेंट स्कूल तो नन चलाती है उसे, ठीक है, जहां पुरुष रहते हैं, पुरुष सन्यासी, जो मेल मेंबर्स ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। धर्मशाला में जो है मोनेस्ट्री है, वहां पे जो दलाई लामा की तरह के लोग रहते हैं, वहां पे पुरुष रहते हैं, तो मोनेस्ट्री। पुरुष सदस्य रहते हैं जहां पर, मोनेस्ट्री और कॉन्वेंट। हम क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं तो मोनेस्ट्री और कॉन्वेंट की बात कर रहे हैं भी। एबे में मॉन्क्स भी रहते हैं और चर्च होता है बड़ा, ये मोनेस्ट्री और कॉन्वेंट चर्च नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब एबट क्या होगा, अ मैन हु इज द हेड ऑफ एन एबे ऑफ मॉन्क्स, ये तो पुरुष हो गया। अब एबेस क्या हो जाएगा, एबेस जो आएगा वर्ड, अ वुमन हु इज द हेड ऑफ एन एबे ऑफ नन्स, तो ये एक महिला है एबेस, और एबट एक पुरुष है। सर ये कैसे कैसे वर्ड्स हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस के वर्ड है, और हम में से अधिकतर जो है क्रिश्चियनिटी को, हम में से अधिकतर लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते, और करते भी हैं तब भी उनकी वोकैब अच्छी नहीं है ना। एबेस आ गया, तो एबेस से सिमिलर साउंडिंग वर्ड मैंने एक और निकाला, एब्सेस, मवाद भरा फोड़ा, तो मतलब ब्लिस्टर्स होते हैं, स्वेलिंग होती है जिसमें पस होता है, दिस इज कॉल्ड एब्सेस। तो ये क्या है, एब्सेस, ये क्या है, एबेस। एबी, अबे नहीं, एबी, एबट, एबेस, एब्सेस, मोनेस्ट्री, कॉन्वेंट। आप एक बार इन वर्ड्स को जरूर देख लीजिएगा और समझने की कोशिश करिए, और समझना ही पड़ेगा, ना समझने का विकल्प हमारे पास है नहीं ना। इन वर्ड्स को हम लोगों ने ग्रुप बी में देखा। अब हम आते हैं ग्रुप सी में आते हैं। बाई चेंजिंग अ फ्यू लेटर्स, इसमें भी ई एस एस ऐड कर रहे हैं, लेकिन इस बार लास्ट के दो लेटर्स, जो दो लेटर्स हैं उसमें वॉवल को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, जैसे एम्परर, गवर्नर, ड्यूक, गॉड एंड मास्टर्स। तो ड्यूक के लिए हमने कुछ अलग वर्ड लगा दिया था, डिशेस। नाउ एम्परर, एम्प्रेस, इस बार देखिएगा ई एस एस ऐड हुआ है, और आर ओ आर सब गायब हो गया, ई एम पी और ये सारा हटा के हमने आर लगाया, तो इस स्पेलिंग को हमें सीखना ही पड़ेगा। गवर्नर, गवर्नेस, जी ओ वी ई आर, दोनों को ही ड्रॉप किया हुआ है, तो कोई एक मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें। ड्यूक, ड्यूशेस, ड्यूक को हमने इसमें क्या कर दिया, सी एच में कर दिया और ई एस एस ऐड किया। गॉड, डी कैपिटल कर दिया और ई एस एस ऐड कर दिया। मास्टर, मिस्ट्रेस, मास्टर, हेड मास्टर का जो फेमिनिन जेंडर है वो हेड मिस्ट्रेस है। अभी हमने पढ़ा प्रिसेप्टर, प्रिसेप्ट्रेस, तो हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, ये तरीका हुआ आपका। डी में आते हैं, अब जो कुछ ही वर्ड्स हैं यहाँ पे, डी में आते हैं। बाई चेंजिंग ओ आर ऑफ द मैस्कुलिन टू द आर आई एक्स, एग्जीक्यूटर, इसका जो आपका फेमिनिन जेंडर होगा एग्जीक्यूट्रिक्स, प्रोसिक्यूटर, प्रोजेक्ट्रिक्स, प्रोसिक्यूट्रिक्स बोलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, आर आई एक्स। टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, टेस्टेरिक्स, टेस्टेट्रिक्स, टेट दो बार आता है। एंड एविएटर, एविएट्रिक्स, मेडिएटर, मेडिएट्रिक्स। अब इसमें से कई वर्ड जो है इवन टंग ट्विस्टर है, प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आती है। ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, कुछ वर्ड देख लेते हैं। टेस्टेटर कौन होता है, जो आपकी वसीयत करता है, अ पर्सन हु हैज मेड अ विल और गिवन अ लेगेसी, वसीयत करता। अब अगर मान लीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी आइडिया लूं मैं, वसीयत करता तो होगा मान लीजिए आपके दादाजी, अब दादाजी का देहांत हो गया तो ये वसीयत आपको नहीं मिलेगी, एक व्यक्ति होगा जो वसीयत को लागू करवाएगा, उसे कहते हैं एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर, वन हु कैरीज आउट द टर्म्स ऑफ द विल, लॉयर होता है, जुडिशरी का कोई बंदा होगा, क्योंकि अभी संपत्ति जो है दादा पापा के नाम जाएगी, चाचा के नाम जाएगी, ताऊ के नाम जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि दादाजी की जाते चली जाएगी, वो फिर एक एग्जीक्यूटर। तो टेस्टेटर कौन होता है, जो वसीयत लिखता है, जो वसीयत बनाता है, जैसे परिवार का कोई बड़ा सदस्य, और एक जुडिशरी का व्यक्ति, जो वकील भी हो सकता है कोई, जो उस विल को, वसीयत को लागू करता है, एग्जीक्यूटर। अब हम ई पे आते हैं। अब ये वोकैब का पार्ट मैंने समझाया आपको।
अब क्योंकि खत्म भी करना होगा टॉपिक ये, और करीब करीब 1 आवर हो ही गया है। नाउ बाई एडिंग और चेंजिंग अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स, आसान सा रहेगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। वो क्या है? मिल्कमैन। अब मैन को हम क्या कर देंगे? वुमेन कर देंगे। लैंडलॉर्ड को लैंडलेडी, वॉशरमैन को वॉशर वुमन। एक्चुअली एक ही वर्ड है ये, थोड़ा सा बाई मिस्टेक अलग अलग हो गया है। मिल्कमैन मिल्कमेड, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, ठीक है, एंड वॉशरमैन वॉशर लेडी नहीं, वॉशर वुमन, धोबी। ना, मिल्कमैन मिल्क वुमन और मिल्कमेड में अंतर क्या होता है? मिल्कमैन और मिल्क वुमन घर पर आकर दूध को डिलीवर करते हैं। अ वुमन हु डिलीवर्स मिल्क टू कस्टमर्स ईच मॉर्निंग, अगर आपके घर पे दूध डिलीवर करने पुरुष आता है तो मिल्कमैन है, महिला आती है तो मिल्क वुमन है। तो ये मिल्कमेड क्या करती है? मिल्कमेड दूध को डिलीवर करने नहीं आती है, ये दूध से और चीजें बनाती है। अ वुमन हु टेक्स मिल्क फ्रॉम काउज एंड मेक्स बटर्स एंड चीज, ये दूध को डिलीवर करने जो आएगी महिला वो मिल्क वुमन है, और जो दूध में से बटर या चीज बनाएगी वो मिल्क मेड है। ये बड़ा डिफरेंस है इसमें ये। और मैंने कहा कि चलो जेंडर पढ़ा ही रहा हूं तो इन चीजों को भी ऐड कर लेता हूं, इससे मेरे स्टूडेंट्स का नॉलेज एडिशन भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप पिकॉक, आप जानते हैं मोर, तो मोरनी क्या हो गया? पेहन। लैंडलॉर्ड तो लैंडलेडी हो गया। वेदरमैन वेदर वुमेन, जो मौसम के बारे में बताते हैं। ठीक है। डॉग वॉल्फ, बक रैबिट, फिशरमैन। अब ये ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं होते, बस एक बार देख लीजिए। डॉग वॉल्फ, वैसे तो वॉल्फ ही भेड़िया ही काफी है, लेकिन हम इसको बोल देते हैं बिच वॉल्फ, जो लेडी होगी। लेडी मतलब यार फेमिनिन जेंडर होगा, लेडी क्या ही होगी। बक रैबिट, वैसे तो रैबिट ही काफी है, हमें रैबिट खरगोश खरगोशी से मतलब नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और शायद ही कभी यूज किए जाए। लेकिन एक वर्ड में आपको दिखाऊंगा जो वन वर्ड में आ रखा है, बक रैबिट। फिशरमैन फिशर वुमन आप जानते हैं। तो इस बार हमने क्या चेंज किया? प्रीफिक्स, पहले वाले पार्ट को चेंज कर दिया। इस बार हमने क्या चेंज कर दिया? सफिक्स को चेंज किया, मैन को हटा के वुमेन कर लिया। बकरा ही गोट, बकरी शी गोट। भालू ही बियर, एंड जो भालू की जो हिंदी में भी नहीं आते वर्ड, ये शी बियर। एक वर्ड आपके पास एल्डर मैन है और एक एल्डर वुमेन। अब जनरली जब हम कहते हैं एल्डर, तो एल्डर की स्पेलिंग तो हमारे पास ELDER आती है, एल्डर। अब प्रोफेसर ये कैसी स्पेलिंग है? ये क्या स्पेलिंग है? एल्डर मैन आप देख लीजिए कौन होता है? अ सीनियर मेंबर ऑफ अ टाउन सिटी काउंसिल बिलो द रैंक ऑफ अ मेयर। सर हमारे यहाँ तो नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ के वर्ड्स ही नहीं है, ये वर्ड तो ब्रिटेन के हैं, हमें उनके वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे ना, हमारे तो हिंदी के वर्ड्स होंगे। उपाध्यक्ष, सचिव। तो एल्डर वुमेन, एल्डर मैन जो होता है आप मेयर से नीचे रैंक का मेंबर होता है। ठीक है। तो कॉक स्पैरो, गौरैया, गौरैया। कॉक मुर्गे के लिए आता है, तो जो जो फेमिनिन जेंडर होगा क्या होगा? हैन स्पैरो। ग्रैंडफादर ग्रैंडसन को आप जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। मैन सर्वेंट का फेमिनिन जेंडर वुमेन, मेड सर्वेंट, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। हेड मास्टर और पोस्ट मास्टर, मिस्ट्रेस। अभी हमने देखा ना, मास्टर का आता है मिस्ट्रेस। और मेल मैन, जो मेल मैन कौन होता है? जो पोस्टमैन टाइप का जो होता है। और मेल वुमेन। हमने ई में इन पार्ट्स को देखा, और इसमें से काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ जानवरों के नाम हैं, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ फ्रांस में आते हैं। बाई यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, फ्रांस मतलब एफ की बात कर रहा हूं मैं। एंटायर डिफरेंट, जैसे कि बैचलर, ब्राइड ग्रूम और ड्रेक। बैचलर पुरुषों के लिए आता है, और वह लड़का जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन लड़कियों के लिए आएगा स्पिंस्टर या मेडन। अलग वर्ड से लिख लीजिएगा। स्पिंस्टर वर्ड में जो है ये जो स्पिंस्टर एक उस महिला के लिए आता है जो इतनी बूढ़ी है कि अब इसकी शादी नहीं हो सकती, ये महिलाओं के लिए आएगा, बड़ी ये एक फेमिनिन जेंडर है। ठीक है। एंड आप इसको लिख सकते हैं टू ओल्ड टू मैरी, इतनी बुजुर्ग है कि अब शादी नहीं हो सकती, कोई 30 35 40 साल की लड़की। मेडन, मेडन अ यंग अनमैरिड वुमेन, अ यंग अनमैरिड 17 18 साल की लड़की जो बहुत युवा है, जिसकी शादी नहीं हुई है। अ यंग अनमैरिड गर्ल। ठीक है।
आपके पास एक और एक एडजेक्टिव है जो लड़कियों के लिए आता है, और वो आता है न्यूबाइल। ये वोकैब का पार्ट मैं आपको यहाँ पे ग्रामर में ले रहा हूँ। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब हिंदी में होता है विवाह योग्य, ओल्ड एनफ टू मैरी। जैसे आपने हमारे समाज में भी देखा होगा, लड़कियों के लिए आता है, अरे लड़की बड़ी हो रही है, इसके हाथ पीले कर दो। तो न्यूबाइल को हिंदी में लिख लीजिएगा विवाह योग्य, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ ओल्ड एनफ टू मैरी। ये और लड़कों के लिए कभी नहीं आएगा वर्ड, ये कभी भी यूज नहीं होगा लड़कों के लिए, ओल्ड एनफ टू मैरी। और स्पिंस्टर और मेडन में जो डिफरेंस है, स्पिंस्टर और मेडन में, स्पिंस्टर एक ऐसी महिला जो इतनी बूढ़ी हो चुकी शादी नहीं हो सकती, और मेडन अ यंग अनमैरिड गर्ल। ठीक है, ठीक है, ये आप अपने आप राइट डाउन कर लीजिएगा। और आइएगा ब्राइड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन, ब्राइड। और डक तो आप जानते हैं, और डक का जो मैस्कुलिन जेंडर है वो ड्रेक है। ठीक है, नाउ बैचलर, अ मैन हु हैज नेवर बीन मैरिड। ठीक है, लेकिन अभी तो हमने देखा स्पिंस्टर और मिडन, लेकिन अब एक वर्ड और आता है एंड दैट इज बैचलरेट। आपको अगर कहा जाए सिगरेट की स्पेलिंग लिखिए सिगरेट की, तो सिगरेट की स्पेलिंग लिखने के लिए सिगार लिख लीजिए आप, और इसमें ETTE ऐड कर दीजिए, सिगारेट, सिगरेट बोलते हैं हम इसे। तो जिस प्रकार से हम सिगार का सिगरेट लिखते हैं, ऐसे बैचलर का बैचलरेट, बस बैचलर में ETTE ऐड किया, अ यंग वुमन हु इज नॉट मैरिड। हम ये वर्ड यूज अब थोड़े से स्पेस्टर, अब आज के समय में यार कोई 35 ईयर्स की एक वर्किंग लेडी है, अब आप कहोगे ए बुढ़िया हो गई है, ये बहुत ही ऑफेंसिव लैंग्वेज है। ये ऐसी लैंग्वेज का मॉडर्न सोसाइटी में कोई स्थान नहीं है। समझ रहे हैं आप समाज किस तरीके से देखता है? समाज की सोच बहुत घटिया रहती है, प्राइमरली महिलाओं को लेकर। एक महिला जो परिवार की देखरेख के लिए शायद उसने शादी नहीं करी, समाज उसका मजाक उड़ाता है, ये समाज की घटिया सोच दिखाता है। तो बैचलरेट एक वर्ड लगाया गया जो थोड़ा सा एक प्रॉपर वर्ड साउंड होता है। यंग वुमेन के लिए आता है, इस मिस्टर मैंने समझा दिया आपको। अब सामाजिक परिवर्तन तो मैं कर नहीं सकता, ग्रामर का ही परिवर्तन कर लूं, वही पर्याप्त होगा ना। बैचलर पार्टी जिसे हम स्टैग पार्टी या स्टैग नाइट कहते हैं, और बैचलर पार्टी महिला पार्टी, हैन पार्टी या हैन नाइट। अब ये बड़े यूजेज वाली चीजें हैं। मॉडिफायर में आया था स्टैग पार्टी, स्टाफ ने कहा कि स्टैग पार्टी के बाद काफी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो जब एक अविवाहित पुरुष अपने पुरुष मित्रों के साथ जो पार्टी करता है शादी से पहले, उसे कहा जाता है बैचलर पार्टी या स्टैग नाइट या स्टैग पार्टी। और एक महिला जो अपनी महिला मित्रों के साथ अपनी शादी से पहले पार्टी करती है, दैट इज कॉल्ड बैचलर पार्टी या हैन पार्टी या हैन नाइट। अ पार्टी दैट अ वुमन हैज विद हर फीमेल फ्रेंड्स बिफोर शी गेट्स मैरिड। इंडिया में तो अब क्या ही, आजकल आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो स्टैग नाइट और हैन नाइट खूब होती हैं। हैन पार्टी महिलाओं की पार्टी, और स्टैग पार्टी अविवाहित पुरुषों की पार्टी। ठीक, तो आप इन चीजों को भी सीखिए। आप केवल सोचे कि मतलब पुरानी चीजों को देख देख कर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आई एम सॉरी टू से ऐसा मुश्किल है। कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, तो आपको अपने नॉलेज के जो होराइजन है इसको थोड़ा एक्सपैंड करना होगा। ड्रोन, ड्रोन बी मक्खी, फॉक्स लोमड़ी, और जो फेमिनिन जेंडर है विक्सेन। गैंडर और गूज के बारे में काफी हम बात कर चुके हैं। जेंटलमैन, जेंटलमैन जेंटल के लिए जेंटल लेडी नहीं, केवल लेडी। लैड लड़का, एंड लैस लड़की। गाय लड़का, गैल लड़की। आजकल अगर आप बॉलीवुड के देखें तो अ न्यू लैस, अ न्यू लैड, कुछ वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं, और ये वर्ड्स हैं फॉर्मल वर्ड्स हैं इंग्लिश में। मॉन्ग, मॉन्ग के लिए आप जानते हैं नन। नेफ्यू के लिए नीस, भतीजा भतीजी। एंड स्वेन के लिए निम्फ वर्ड आता है। निम्फ के लिए हम परी अप्सरा भी लगा देते हैं कई बार वर्ड। और स्वेन क्या वर्ड है पहले हम वो देख लेते हैं। एक वर्ड जो बहुत मुश्किल से मुझे मिला, और ये भी हमारे लिए वन वर्ड में जाएगा, वोकैब में जाएगा। स्वेन और निम्फ जो आया, स्वेन अ यंग वुमन, यंग मैन सॉरी, हु इज इन लव, प्यार में पड़ा दीवाना पुरुष। आप में से कई ऐसे हो सकते हैं गलत रास्ते पे चल दिए होंगे अब तक, और अपने परिवार की बेइज्जती कराएंगे, अपनी बेइज्जती भी कराएंगे। मत कराइए, पढ़ाई करते रहिए। स्वेन, ठीक है ना। निम्फ,
परी अप्सरा जो वनों नदियों में रहती है और स्टोरीज में आता है। A spirit in the form of a young woman that lives in rivers, woods, etc. निम्फ का आज की लाइफ में, अब कहानियों की बात तो हो गई, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, कहते हैं ये लड़की एक परी है, अप्सरा है, अब बहुत सुंदर है। तो नॉर्मल ये तो एकेडमिक मीनिंग है, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन। निम्फ स्वयं के लिए भी, पुरुषों के लिए सुंदरता एक आधार नहीं है। अगर हमने निम्फ देख लिया तो एक वोकैब के लिए पढ़ाता हूं आपको वर्ड, और वो है मरमेड, जलपरी। एक्चुअली आप मरमेड को डाल गूगल पे चेक कर लीजिएगा। एक लेडी होती है जिसकी मतलब महिला की पूछ, सॉरी मछली की पूछ होती है, और जो समुद्र में रहती है, मरमेड, जलपरी। निम्फ परी, और या परी वरी कहाँ होती है यार। अब बहुत सुंदर महिला के लिए आता है निम्फ ना। विडोअर एक व्यक्ति जिसकी पत्नी का निधन हो गया है, और महिला विडो। विजार्ड अभी दिखा दूंगा, और डॉग आप जानते हैं। तो विडोअर पुरुष होगा, पुरुष व्यक्ति जिसकी पत्नी का देहांत हो गया है, एंड विडो विधवा, अ लेडी हुज हस्बैंड हैज डाइड। विजार्ड और विच, एक बिच भी है जो डॉग के लिए आता है, जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है नाउ। विजार्ड जादूगर, सॉर्सरर भी आया था। सॉर्सरर जो होते हैं वो सॉर्सरी करते हैं, जो एविल स्पिरिट्स होती हैं, इसमें बुरी बुरी बुरा काला जादू कह सकते हैं आप। तो जादूगर, अ मैन विद मैजिक पावर्स। अब एक अ पर्सन हु इज स्पेशली गुड एट समथिंग, अ कंप्यूटर विजार्ड। कई टीचर लिखते हैं मैथमेटिक्स विजार्ड, हम मैथ्स के जादूगर हैं, हम इंग्लिश के जादूगर हैं। यार आप आम इंसान हो, ऐसा लिखना आपको आपके जो पोजीशन है उसको मतलब जस्टिफाई नहीं करता। विजार्ड, अ कंप्यूटर विजार्ड, अ क्रिकेट विजार्ड। आप फिगरेटिव मीनिंग में जो यूज करेंगे, ये वाला मीनिंग कहाँ यूज होगा, कभी नहीं होगा। और विजार्ड का जो फेमिनिन जेंडर है, विजार्डस नहीं है, विच। और ये बिच, बीच नहीं बिच, ये विच। ठीक है, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अ वुमेन विद मैजिक पावर्स स्पेशली टू डू सम एविल थिंग्स। या ये वाला विच जो आता है, ये अपमानजनक वर्ड है एक महिला के लिए, दुष्ट औरत है ये। पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए भाई अच्छे अच्छे मीनिंग ले लिए गए हैं। नाउ अब बिच पे आते हैं। फीमेल डॉग तो हो ही गया, ये आपने ये देखा। अब ये देखिए फीमेल डॉग, या एन ऑफेंसिव वर्ड फॉर एन अनप्रेजेंट वुमेन। तो ये वाला भी इसके लिए आता है ये मीनिंग, और ये इसके लिए भी है, दोनों। या समथिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। अगर आपने एक वर्ड पढ़ा होगा न्यूसेंस, लाइफ इज अ बिच। यार लाइफ ने, जिंदगी ने यार लगा रखी है मेरी, यार कितना काम करना पड़ता है यार, इतना काम करता हूँ, घर पे आके सुनता हूँ करते क्या हो हमारे लिए। लाइफ इज हैज बिकम अ बिच, परेशानी के कारण। तो ये भी लाइफ जो है फीमेल डॉग नहीं है। फीमेल डॉग को तो हिंदी में बोल भी नहीं सकते, बहुत बहुत ऑफेंसिव वर्ड माना जाता है, अपमानजनक वर्ड है। तो ये वाला WITSHBH के लिए आता है, विच भी आता है। लेकिन ये जादूगरनी के लिए आ सकता है, अ वुमेन विद मैजिकल पावर्स, मैजिक पावर्स स्पेशली टू डू एविल थिंग्स। सॉर्सरर्स की तरह से हो गया ये। स्पेशली वाले को छोड़िएगा, मैजिक पावर से आप काम चल जाएगा आपका ये। ठीक है, तो इस ग्रुप में हम लोगों ने इन चीजों को पढ़ा। अब हम आते हैं एनिमल टाइप पे, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ये गुड टू नो है, लेकिन इसमें एक वर्ड जो है वन वर्ड में आ चुका है अब तक। एनिमल टाइप्स में आते हैं हम लोग, और इनको एक दो बार देख लीजिएगा, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छा है, ना रहे तो कोई मतलब आसमान नीचे नहीं गिर जाएगा। जैसे आते हैं, मैं दिखाता हूँ। हॉर्स, जो 4 साल से छोटे हैं। डियर है, पिग्स है, बियर है, ऑक्स है, चिकन्स है, शीप है। अब ये ना क्या कहा जाए, कितना पढ़ना ही पर्याप्त होगा, इसका मेरे पास भी ना एक बहुत सटीक एक पैरामीटर नहीं है। जितना भी पढ़ लो कम ही लगता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इस तरीके से पढ़िए कि बहुत प्रेशर में ना आ जाए। तो कई बार कुछ चीज़ों को पहली बार के लिए हटा देना चाहिए, दूसरी बार में आप इसको जो मेजर पोर्शन है, और चलिए शुरू करते हैं पहले इसको। हॉर्स, अगर 4 साल से छोटा है तो कॉल्ट, और छोटा है फैमिली जेंडर फिली। लेकिन अगर 4 साल से बड़ा है
तो स्टैलियन और मेयर। एक वो घोड़ा जो ब्रीडिंग के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, स्टैलियन कहलाता है, और मेयर। डियर में आते हैं, हिरन में स्टैग या बक, और डो या हाइन। पिग्स के लिए बोअर और सो। फीमेल पिग के लिए आता है सो। बियर भालू, ही बियर, शी बियर। ऑक्स बैल सुना होगा आपने, बुल या बुलक बोल सकते हैं, या काव या हाइफर। अब ये जो वर्ड है, मैंने कहा ये वन वर्ड में आया। एक काव जिसने अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, जन्म देने की स्थिति में तो है लेकिन अभी तक इस गाय ने बच्चे को जन्म नहीं दिया है। तो यही था, अ काव दैट हैज नॉट येट गिवन बर्थ टू अ बेबी। हाइफर। चिकन्स में आते हैं रूस्टर, मुर्गा, और मुर्गी के लिए हैन। शीप बहुत ही ज्यादा है, ये तो खूब आता है, रैम और यू, ये इसके लिए। ठीक है, तो ये आपका एनिमल्स टाइप हो गया। फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर में हम लोगों ने चाहते हुए और ना चाहते हुए इन एस्पेक्ट को डिस्कस किया। और जो अगला टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे वो होगा पॉजेसिव केस, जो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आज जो जेंडर का टॉपिक मैंने कवर किया, और मैंने थोड़ा लेंथी वीडियो बना लिया यहाँ पे ज़्यादा, आज पहली बार बनाया इतना बड़ा वीडियो मैंने, शायद ही कभी इससे ज़्यादा बनाया हो। और मैंने कहा था इस टॉपिक को लेकर आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या एसेंशियल है और क्या एसेंशियल नहीं है, क्योंकि ये कहना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, एज ए टीचर बहुत ही स्टूपिड होगा मेरे पार्ट पर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और अगले टॉपिक के लिए पॉजेसिव केस डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो को भी देखेंगे आप। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर से बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।